तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। गलवान घाटी 20 सैनिकों की शहादत पर बोले राहुल, पीएम चुप क्यों हैं? चीन की हिम्मत कैसे हुई? जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गए। इस घटना के बाद से पूरा देश गुस्से में है और विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कई सवाल पूछे हैं। राहुल ने कहा है कि इस घटना पर पीएम चुप क्यों हैं? राहुल गांधी ने क्या कहा है? राहुल गांधी ने आज सुबह ट्वीट करके कहा है, पीएम चुप क्यों हैं? वह क्यों छिप रहे हैं? अब बहुत हो गया है, हमें यह जानना होगा कि क्या हुआ है। चीन ने हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की? हमारी जमीन लेने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गए। पिछले 5 दशक से भी ज्यादा समय में सबसे बड़े सैन्य टकराव के कारण क्षेत्र में सीमा पर पहले से जारी गतिरोध और भड़क गया है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि चीनी पक्ष के भी 43 सैनिक हताहत हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, पूछो 56 इंच का सीना कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का मोदी सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत चीन सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद होने पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्केंडे काटजू ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट कर कहा है कि जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, यह गलवान घाटी, यह लाशें दिखाओ, यह कर्नल की बिलखती मां को बताओ, वह 56 इंच का सीना कहाँ है? भारत चीन सीमा विवाद के बीच जस्टिस काटजू ने 13 जून को भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया था। तब उन्होंने कहा कि चीनी फौज ने लद्दाख की पूरी गलवान घाटी पर अवैध कब्जा कर लिया है, मगर हमारी सरकार शुतुरमुर्ग की तरह आंखें मूंदे बैठी है, या रोमन सम्राट नीरो जैसी सारंगी बजा रही है, या मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी के पात्र मीर और मिर्जा साहेब जैसे खतरे से अनभिज्ञ खेल में मग्न है। इधर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने एक वेबसाइट से संपादक से बातचीत में कहा कि अब हमें समझना होगा कि चीन अब समाजवादी देश नहीं रह गया है, वह अब पूंजीवादी देश है और अपनी सरप्लस पूंजी खपाने के लिए ये देश आक्रामक विस्तारवादी साम्राज्यवाद के रास्ते पर चल पड़ा है। चीन पूरी दुनिया के बड़ा खतरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी कंपनी को रेल कॉरिडोर का ठेका देने पर बोली प्रियंका, ये घुटने टेकने जैसी रणनीति। जी हां दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत से देश गुस्से में है और हर तरफ चीन का बहिष्कार करने की मांग की जा रही है। इस बीच कांग्रेस ने दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कंपनी के दिए जाने का मामला उठाया है। पिछले दिनों ही यह ठेका चीनी कंपनी को मिला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को ट्विटर पर लिखा, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, ऐसे में केंद्र सरकार को मजबूत संदेश देना चाहिए, लेकिन सरकार ने दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कंपनी को सौंपकर घुटने टेकने जैसी रणनीति अपनाई है। तमाम भारतीय कंपनियां भी इस कॉरिडोर को बनाने के काबिल हैं। दिल्ली मेरठ के बीच सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनना है। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली गाजियाबाद होते हुए मेरठ से जुड़ेगी। 82.15 किलोमीटर लंबे RRTS में 68.3 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और 14.12 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। अंडरग्राउंड स्ट्रेच को बनाने का काम चीनी कंपनी को दिया गया है। दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड स्ट्रेच बनाने के लिए सबसे कम रकम की बोली एक चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने लगाई है। STEC ने 1126 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। चीनी कंपनी को ठेका दिए जाने का हर कोई विरोध कर रहा है। चीना सीमा पर विवाद के बाद भारत सरकार ने उन प्रोजेक्ट की समीक्षा शुरू कर दी है जो चीनी कंपनियों को दी गई है। इसमें दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट भी है। सरकार की ओर से बिड को कैंसिल करने के लिए सभी कानूनी पहलुओं को देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बिड को सरकार रद्द कर सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर में भाजपा सरकार के खिलाफ जल्द अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, 9 विधायक हुए बागी। जी हां दोस्तों, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी के 4 विधायकों समेत कुछ 6 विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है।
कुल 9 विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद एन बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। 60 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल सदस्यों की संख्या 59 है। भाजपा के पास उसके 18 विधायक, नगा पीपुल्स फ्रंट के 4 विधायक और लोजपा का 1 विधायक रह गए हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है। कांग्रेस विधायक दल के नेता ओ इबोबी सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी मणिपुर में गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश कर रही है और जल्द ही भाजपा नीति सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। सिंह ने बुधवार देर रात एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा और पार्टी ने इस्तीफा देने वाले भाजपा के तीनों विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। सिंह ने कहा कि उन्होंने राज्य में नवीनतम राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए नेशनल पीपुल्स पार्टी के सभी 4 मंत्रियों से संपर्क किया, जिन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए स्पीकर यूनाम खेमचंद सिंह से संपर्क करेगी। एनपीपी के 4 विधायकों मंत्री पद छोड़ें। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उप मुख्यमंत्री वाई जॉय कुमार सिंह समेत नेशनल पीपुल्स पार्टी के 4 विधायकों मंत्री पद छोड़ दिए। इनके अलावा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्र विकास मंत्री एन कयाशी, युवा मामले और खेल मंत्री लेपाओ हायो किप और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एल जयंत कुमार सिंह वो 3 विधायक हैं जिन्होंने बुधवार को अपने मंत्री पद छोड़ दिए। विधानसभा और पार्टी से इस्तीफा देने वाले भाजपा विधायक में एस सुभाष चंद्र सिंह, टीटी हायोकिप और सैमुअल वेंदई शामिल हैं। इनके अलावा सरकार से समर्थन वापस लेने वालों में तृणमूल कांग्रेस के विधायक टी रोबिंद्रो सिंह और निर्दलीय विधायक शहाबुद्दीन हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जवानों की शहादत देश की आत्मा पर चोट, राष्ट्रहित को सर्वोच्च रखते हुए आगे बढ़े सरकार, प्रणब मुखर्जी। जी हां दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चीन के साथ चक्राव और 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर अपना बयान जारी किया है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि ये घटना न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के लिहाज से भी अहम है। हमारी सरकार को देश हित को ध्यान में रखते हुए इस पर आगे बढ़ना होगा। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, चीन के साथ हालात को संभालते हुए सरकार को इसमें सभी को विश्वास लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय हित से ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए विकल्प तलाशें। प्रणब मुखर्जी ने शहादत देने वाले जवानों की श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मेरा मानना है कि हमारी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने वाले वीर जवानों की शहादत से बढ़कर भारत माता की कोई और सेवा नहीं हो सकती। उनके बलिदान के दम पर ही हम स्वतंत्र हैं। आगे उन्होंने लिखा, लद्दाख में देश के अंतरात्मा को चोट पहुंचाई गई है, ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए सभी संभव विकल्प तलाशे जाने चाहिए। पूर्व राजनीतिक वर्ग को आपसी सहयोग के माध्यम से संतोषजनक तरीके से इससे निपटने की जरूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार को सशस्त्र बलों समेत विभिन्न हितधारकों को साथ लेना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लद्दाख में चीन और भारतीय सैनिकों की हुई हिंसक झड़प में एक कर्नल सहित 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर शोक जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर के रूप में मैं देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों के अनुकरणीय साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा चुनाव के बीच कांग्रेस का रिवर्स ऑपरेशन लोटस, बीजेपी सरकार पर संकट। जी हां दोस्तों, गुजरात और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सियासी खेल बिगाड़ने वाली बीजेपी का मणिपुर में राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा गया है। मणिपुर में बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार के उप मुख्यमंत्री वाई जॉय कुमार सिंह सहित कुल 9 विधायकों ने नाता तोड़ लिया है। कांग्रेस के रिवर्स ऑपरेशन लोटस से बीजेपी को मणिपुर की सत्ता गंवाने के साथ साथ शुक्रवार को राज्यसभा सीट पर होने वाले चुनाव में शिकस्त भी खानी पड़ सकती है। बता दें कि 2017 के चुनाव के बाद मणिपुर में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति सामने आई थी। 28 विधायकों के साथ कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि बीजेपी के 21 विधायक जीतकर आए थे। लेकिन बीजेपी ने सभी गैर कांग्रेसी विधायकों को अपने पाले में लाकर सरकार बनाने में सफल रही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मेड इन चाइना नहीं, मेड इन पीआरसी लिखकर चकमा दे रहा है चीन, बहिष्कार से बचने को अपना रहा ये तरकीब। जी हां दोस्तों, चीन सीमा पर भले ही खून खराबे को तैयार रहता हो, लेकिन भारतीय बाजार को लेकर ड्रैगन के मुंह से लार टपकता है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद एक बार फिर देश में चाइनीज प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह चीन इस बहिष्कार लहर से बचने के लिए भारतीय उपभोक्ताओं की नजर में धूल झोंकने की कोशिश में जुटा है।
असल में 2017 में डोकलाम तनातनी के बाद भी चाइनीज प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मांग तेज हो गई थी। इसके बाद दिवाली जैसे अवसरों पर भी कुछ संगठनों ने चाइनीज लड़ियों और मूर्तियों को नहीं खरीदने की अपील की थी। इसका काफी असर भी हुआ था। इसके बाद चीन उन चालाकियों में जुट गया जिससे अधिकतर भारतीय खरीदारों को पहली नजर में यह पता ही ना चले कि प्रोडक्ट चाइनीज है। कोई प्रोडक्ट किस देश में बना है यह पैकेट और प्रोडक्ट पर लिखा होता है। जैसे भारत में बने प्रोडक्ट पर लिखा होता है मेड इन इंडिया, इसी तरह चाइनीज प्रोडक्ट्स पर लिखा होता था मेड इन चाइना। यानी यह पहचान करना बहुत आसान था कि कौन सा सामान भारतीय है और कौन सा चाइनीज। इसी आसान पहचान को खत्म करने के लिए चीन ने अब अपने प्रोडक्ट्स पर मेड इन चाइना लिखना बंद कर दिया है। अब वह लिखता है मेड इन पीआरसी। पीआरसी का मतलब है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। शायद उसकी सोच रही हो कि भारतीय उपभोक्ता पीआरसी लिखा देख सामान खरीद लेंगे। वे समझ नहीं पाएंगे यह असल में मेड इन चाइना है। और भी चालाकियां। चीन अपनी चालाकियों के लिए जाना चाहता है। चाइनीज प्रोडक्ट्स पर मेड इन पीआरसी लिखने के साथ ही उसने अपने प्रोडक्ट्स को एकदम भारतीय लुक देने की भी कोशिश की है। इसके तहत वह प्रोडक्ट्स के नाम इस तरह रखता है जिससे वे भारतीय प्रतीत हो, चाइनीज भाषा का इस्तेमाल नहीं। इसके अलावा वह पैकेट्स पर कहीं भी चाइनीज भाषा में कुछ नहीं लिखता है। सभी जानकारी और दिशा निर्देश अंग्रेजी में ही लिखता है। यहाँ तक कि कई प्रोडक्ट्स पर तो वह हिंदी में भी लिखने लगा है। इसके अलावा यदि किसी पैकेट पर कोई तस्वीर लगानी है तो वह भारतीय चेहरों की तस्वीर ही छापता है। यानी पूरी तरह प्रोडक्ट आपको भारतीय ही महसूस होगा। चाल में हो रहा कामयाब। नोएडा के सेक्टर 49 में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की दुकान चलाने वाले मुकेश कुमार पूर्वे कहते हैं, पिछले कुछ दिनों में यह देखने में आया है कि कुछ लोग सामान लेने आते हैं तो यह तो कहते हैं कि चाइनीज नहीं चाहिए, लेकिन वह पीआरसी लिखा हुआ सामान लेने लगते हैं। जब उन्हें बताता हूं यह पीआरसी लिखा हुआ प्रोडक्ट चाइनीज ही है तो वह कोई भारतीय प्रोडक्ट मांगते हैं। मुकेश ने कहा कि लोगों को यह नहीं पता नहीं कि चीन किस तरह पीआरसी लिखकर खेल खेल रहा है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में तो उन्हें भी लगा कि ये प्रोडक्ट किसी अन्य तीसरे देश के हैं, लेकिन उन्हें होलसेलर ने यह जानकारी दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हमें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा, चीन को उसी के भाषा में दिया जाएगा माकूल जवाब, तेजस्वी। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा पर हुए विवाद और सैनिकों के वीरगति प्राप्त कर जाने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि जो भी जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं वे उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें सेना पर गर्व है, भारतीय सेना जवाब देने में सक्षम है, जल्दी देगी भी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भारतीय सेना ने पहले भी यह साबित करके दिखा दिया है वह किसी से कम नहीं है। भारतीय सेना दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब देगी। भारतीय सेना पर हम लोगों का पूरा भरोसा है। जो कदम भारतीय सेना उठाना चाहती है उस कदम पर हम लोगों का पूरा समर्थन रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से चाहेंगे कि सीमा सुरक्षा को लेकर भारतीय सेना का मनोबल और बढ़ाएं ताकि भारतीय सेना मजबूती से चीन को जवाब दे पाए। सीमा का मामला है और पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। इसमें कोई समझौता नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। जो भी पड़ोसी राज्यों से हमारा संबंध है कहीं न कहीं से अभी अच्छे से नहीं चल रहा है। देश की अंदरूनी स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। कोविड-19 के बाद आर्थिक स्थिति से लेकर बेरोजगारी से लेकर देश अलग लड़ाई लड़ रहा है। इस मौके पर यह घटना हुई है, उसको देखते हुए हम लोगों को गंभीर होना पड़ेगा। खास तौर पर भारत सरकार को सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमारे संबंध अच्छे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि इन सारी चीज़ों को भारत सरकार को देखना चाहिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि युद्ध की स्थिति आए, उनसे हर देश को नुकसान है। शांति से बैठकर समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन बार बार चीन आंख दिखा रहा है। भारत को चाहे लेह लद्दाख का बॉर्डर हो या अरुणाचल प्रदेश का, सबका निपटारा करना होगा। नेपाल का भी जो बर्ताव है बिहार से, नेपाल का रिश्ता बेटी रोटी का है। हमारे नेपाल से हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन फिलहाल के दिनों में इस संबंध में खटास आ गई है। आगे जो भविष्य है उसमें नहीं लग रहा है कि संबंध ठीक रहेंगे। इसके लिए भारत सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि कहाँ कमी रह गई है, उसको दूर करना चाहिए। जाहिर है कि दर्द इस बात का है कि 20 जवान शहीद हो गए हैं, उसमें बिहार के भी हैं। बहुत ही दुखद समाचार है। देश बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति और गरीबी से लड़ रहा है, कोविड-19 से लड़ रहा है। पहले से ही हालात ठीक नहीं हैं और सरकार को अब गंभीर होना पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश हित में केंद्र सरकार के साथ है समाजवादी पार्टी, चीन को दे सामरिक और आर्थिक जवाब, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, लद्दाख सीमा पर लद्दाख में हुई हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन दोनों देशों के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।
दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जबकि चीन के 45 सैनिक गंभीर रूप से हताहत बताए जा रहे हैं। उधर मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को चीन की इस हिंसक कार्रवाई पर सामरिक के साथ आर्थिक जवाब देने की सलाह दी है। अखिलेश यादव ने साफ किया है कि मोदी सरकार के ऐसे किसी भी प्रयास में समाजवादी पार्टी देश हित में उसके साथ है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, चीन के हिंसक व्यवहार को देखते हुए भारत सरकार को सामरिक के साथ साथ आर्थिक जवाब भी देना चाहिए। चीनी कंपनियों को दिए गए ठेके तत्काल प्रभाव से निलंबित होने चाहिए और चीनी आयात पर अंकुश लगाना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।